नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। इतिहास के क्वेश्चन है, पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आगे भी आते रहेंगे। 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। रट लेना इन क्वेश्चन को, 1 2 3 नहीं, पूरे 100 के 100 याद होने चाहिए। स्पीड रहेगी बिल्कुल बहुत अच्छी। आपके लिए जो है रिवीजन करा रहे हैं हम यहाँ पर। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी लोग इनमें से किस धर्म का पालन करते हैं? तो सिंपल सी बात है, यहूदी लोग हैं तो यहूदी धर्म का पालन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? बताइए कौन से राजा के दो पुत्र थे? एक तो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन। इनके पिता का नाम बताना है आपको। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इनके पिता थे अशोक। ऑप्शन नंबर सी अशोक राइट आंसर हो जाएगा, संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता। अगले क्वेश्चन में बढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? बताइए। कनिष्क को आप लोग जानते होंगे, बहुत प्रतापी राजा थे। ये किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर यहां पर कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आपको पता होगा कनिष्क के समय ही आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी और बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। दोनों संप्रदायों के नाम बताइए। बौद्ध धर्म किस किस संप्रदाय में बटा था? कनिष्क डैश वंश का सम्राट था। तो कनिष्क जो था सही आंसर हो जाएगा, कुषाण वंश का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया था और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था? मतलब छात्र भी था और शिक्षक भी था, पढ़ाया भी था। पहले छात्र बना था, उसके बाद वहां पढ़ाने लगा था। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर है आपका हेनसांग। ऑप्शन नंबर सी हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आया था, छात्र रहा था और फिर शिक्षक भी रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी बना? ऑप्शन देखिए, गुप्त वंश की बात हो रही है, पाटलिपुत्र, कौशल, काशी या उज्जैन। तो गुप्त वंश की राजधानी सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए। पाटलिपुत्र अभी किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पाटलिपुत्र अभी किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित है? ऑप्शन देख रहे हैं आप, बेंगलुरु, कोणार्क, मुंबई या जयपुर। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो एलिफेंटा की गुफाएं आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया? खजुराहो मंदिर कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो मंदिर है? यदि किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ऑप्शन देखिए, चोल, पांड्य, चालुक्य, चंदेल। राइट आंसर क्या है यहां पर इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका खजुराहो मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी, चंदेल वंश के शासकों को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो पहले देख लेते कौन कौन था, उसके बाद जो बचेगा वो नहीं था। इल्तुतमिश ये गुलाम वंश से संबंधित थे, याद रखिएगा। इसके बाद आपके कैकुबाद भी थे और बलबन भी थे। हम्मीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हम्मीर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये गुलाम वंश से संबंधित नहीं थे हम्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? बताइए दिल्ली की सबसे पहली महिला शासक। ऑप्शन देखिए, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका किसका नाम है? रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। रानी रूपमती, रजिया सुल्तान या फिर चांद बीवी। तो दिल्ली की सल्तनत की सबसे पहली थी रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए। तो पानीपत का पहला युद्ध, सन देखिए क्या क्या लिखा है यहां पर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के शासक थे। तो कृष्णदेव राय, आप सभी ने एक एपिसोड देखा होगा तेनाली रामा, यहां पर इस साम्राज्य का भी जिक्र है और कृष्णदेव राय का भी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के जो है सम्राट थे, शासक थे कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। क्या जीता था बाबर ने, फिर उसको गाजी की उपाधि मिल गई थी? कौन सा युद्ध था बताइए? तो यहां पर सही आंसर है वो था आपका खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी, खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए अकबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या बाबर। राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक। खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था।
खानवा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, ये आपको बताना है। यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध कहां पर हुआ था? ऑप्शन देखिए, पानीपत का सबसे पहला युद्ध कहां पर हुआ था, प्रथम युद्ध? तो पानीपत का पहला युद्ध ऑप्शन के अनुसार हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों में से किस किस को हरियाणा राज्य के सीएम का नाम पता है? यदि किसी को हरियाणा राज्य के सीएम का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? बताइए। हुमायूं, बाबर, अकबर और औरंगजेब में से फतेहपुर सीकरी किसकी राजधानी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी, अकबर यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? बताइए, बीरबल किसके सम्राट के दरबार के सदस्य थे? सबसे इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे अकबर बीरबल की कहानियां। ऑप्शन नंबर ए अकबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? आलमगीर, ऑप्शन देखिए, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर। आलमगीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब राइट आंसर है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? बताइए, मोती मस्जिद आप लोगों ने सुना होगा, कौन से किले में या स्मारक में स्थित है? ऑप्शन देखो, गोलकुंडा का किला दिया है, आगरा का कुतुब मीनार दिया है और लाल किला। मोती मस्जिद यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका। ये आगरे के किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आगरे का किला राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कमेंट करके बताइए, आगरे का किला किसने बनवाया था? आगरे का किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखते हैं किस किसको पता है। जैसलमेर का किला डैश में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जैसलमेर का किला, ऑप्शन देखिए, राज्य दिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। राइट आंसर है राजस्थान में स्थित है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है? बताइए, फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन, यमुना, हुगली, गोदावरी या फिर चिनाब। तो हुगली नदी के किनारे है फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर आपका हुगली नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ या कॉमनवील नामक साप्ताहिक पत्र की स्थापना की थी? तो कॉमनवील ये साप्ताहिक पत्र जो स्थापित किया गया था, यहां पर ऑप्शन देखिए, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने की थी कॉमनवेल्थ की साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था आपके, ऑप्शन देखो, लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेटिंग, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कैनिन। सबका नाम सुना होगा। सिपाही विद्रोह वो 1857 वाला है, उस समय थे लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सोनिया गांधी वाली की बात हो रही है, द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके डैश में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। बताइए कौन सा अधिवेशन था 1936 का जहां पर संविधान सभा की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा? तो वो था आपका फैजपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी फैजपुर अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फैजपुर का नाम सुना ही नहीं है, आता ही नहीं है एग्जाम में, सोचते हैं आया है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में आया है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी ने केवल एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने हैं और वो है आपका बेलगाम का। ऑप्शन नंबर सी बेलगाम अधिवेशन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, यहां पर ऑप्शन देख लो किस किसके बीच में है। कांग्रेस दी है, ब्रिटिश सरकार, नरमपंथी, चरमपंथी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग। तो राइट आंसर है लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर सी। 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था। दांडी यात्रा का आयोजन किया था, सबको पता है, किसके विरुद्ध हुआ था बताओ? राइट आंसर है नमक पर जो कर लगाया गया था उसके विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नमक के कर पर। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल का पद है, यहां पर अधिनियम दिए हैं कुछ,
यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका, वो था चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? बताइए कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन देख लो, मौलाना आजाद का नाम है, सी राजगोपाल गोपालाचारी जी का नाम है, बी आर अम्बेडकर जी का नाम है, वल्लभ भाई पटेल का नाम है। सही आंसर है आपके सी राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बताओ भैया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। यह कथन किसका था? यह कथन था आपका बाल गंगाधर तिलक जी का। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? बताइए, लिखने की बात हो रही है, बोलने की बात नहीं हो रही है। तो लिखे हुए हैं यहां पर सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल जी ने। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मरो का नारा दिया गया था ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन राइट आंसर है। निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति के लिए किया गया था? तो यहां पर जो दरवाजे दिए गए हैं उसमें से आपका इंडिया गेट का निर्माण किया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिक हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? किसको बुलाया था भैया, आ जाओ अंतरिम सरकार बनाते हैं? 1946 में बोला चलो अब आजाद करते हैं आपको। तो लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था जवाहरलाल नेहरू जी को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू जी। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। कितने वर्ष पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता है आपकी 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। डैश का विकास 520 ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर में गंगा की तट की तलछटी तक हुआ था। सही आंसर आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो डैश में अस्तित्व में आई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन नंबर ए 2500 ईसा पूर्व प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग बनाते थे क्या? कांस्य, और कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार आपका आजमगढ़ नहीं है, बाकी कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा था। आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान नहीं है। मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला होता है। तो मुर्दों का टीला किस भाषा में बोला जाता है? मोहनजोदाड़ो को। तो मोहनजोदाड़ो ये वर्ड जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो बोला जाता है मुर्दे के टीलों को। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद, अब थोड़ा स्पीड में करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, पढ़े हुए क्वेश्चन है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खीय भजन शामिल हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में टोटल आपके 1028 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं 1028, अभी आपको बताया, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में यहां पर सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन दिया गया है? ऑप्शन पढ़िए आप, क्या है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो संगीत का वर्णन दिया गया है सामवेद में। ऑप्शन नंबर ए सामवेद प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया? बहुत ही बढ़िया भैया, पूरी दुनिया हमारा जो है परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम इस शब्द का प्रयोग किया गया है आपका महा उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। टोटल आपके हैं, पता है कितने उपनिषद? 108। अब इनमें से कितने मुख्य माने जाते हैं?
108 में से 11 मुख्य माने जाते हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 108 उपनिषद हैं और 11 मुख्य माने जाते हैं। सबसे पुराना उपनिषद इनमें से कौन सा है ऑप्शन के अनुसार, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन के अनुसार पढ़ लिया होगा आपने, सबसे पुराना उपनिषद है आपका केना उपनिषद, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे, आप सभी को पता होगा जनपदों की संख्या, महाजनपद बन गए थे जो बाद में, इतिहास में महाजनपदों का उल्लेख है। और ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए 16 महाजनपद इतिहास में फेमस है, इतिहास में इनका उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थकर बना कौन से नंबर का, मतलब पार्श्वनाथ जी कौन से नंबर के जैन तीर्थकर हैं, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो पार्श्वनाथ जी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये 23वें तीर्थकर थे जैनों के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं कौन से नंबर के, तो महावीर जी जो हैं ऑप्शन के अनुसार सही आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका 24वें तीर्थकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डैश का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर है यहां पर बुद्ध जी जो थे इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, बताइए गौतम बुद्ध जी का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था, राइट आंसर है साल के वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध जी को जन्म दिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है, तो जो बौद्ध धर्म है उसकी जो नींव है ये 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। 4 महान सच्चाई और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से एक नहीं है, तो यहां पर सही आंसर है आपका, देखिए संसार दुखों का घर है ये बोला था उनने, दुख का कारण इच्छा है ये भी उन्होंने बोला था, और इसके साथ साथ आपका यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है, यहां पर यह भी आपका सही आंसर है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है, ये नहीं बोला था भैया कि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलेगा तो भी कोई रास्ता है दुखों से निवारण करने का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक ये संदर्भित है आपका बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर यहां पर डी बौद्ध धर्म प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का बहुत फेमस प्रसिद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, तो त्रिपिटक में आपके बौद्ध धर्म का उपदेश है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था, तो बौद्ध धर्म का उपदेशों का अध्ययन करने के लिए जुआन जांग ये रहा था विजयवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो बोध गया ये स्थित है आपके बिहार में, ऑप्शन नंबर बी बिहार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया है, तो गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश में पाली भाषाओं का प्रयोग किया है, ऑप्शन नंबर डी पाली भाषाओं का प्रयोग किया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला उपदेश जो दिया था ऑप्शन के अनुसार सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है सारनाथ। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में कितने ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो बौद्ध और जैन धर्म में जब जन्म हुआ था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका करीब करीब वो समय था, ऑप्शन नंबर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक अशांति देखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध जी की मां का नाम यहां पर सही आंसर है माया था, ऑप्शन नंबर ए माया राइट आंसर है। डैश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी, तो धार्मिकता द्वारा विजय इसकी नीति का विकास अशोक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी अशोक राइट आंसर है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो कलिंग था ये अपना आधुनिक युग, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा पर विजय थी। अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो अशोक ने, वो था आपका कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध के उपदेशों को अपना लिया था। ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? उड़ीसा में कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 बीसी में। ऑप्शन नंबर ए 261 बिफोर क्राइस्ट राइट आंसर है। चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक, मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो चंद्रगुप्त का उस पुत्र का नाम था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त गुप्त शासक का दूसरा शासन था जो सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश का से संबंध था। तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बताना है। बिंदुसार था सम्राट अशोक के पिता का नाम, बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र राइट आंसर है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। तो कुषाणों में सबसे ज्यादा मशहूर जो थे, यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कनिष्क सबसे प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क राइट आंसर है। डैश ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पहली ईसा पूर्व शताब्दी में कुषाणों ने भारत में उत्तर पश्चिम पर अपना अधिकार स्थापित किया था। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यह लिखा गया था खारवेल द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 खारवेल राइट आंसर है। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राजसभा कवि राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है, वो कौन है? तो हर्ष की मृत्यु के बाद आए थे आपके राजपूत। ऑप्शन नंबर ए राजपूत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना साम्राज्य डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 300, मैं लिख देता हूं, यहां पर ऑप्शन एक भी नहीं है। 390 ईस्वी में जो है गुजरात तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना साम्राज्य को विस्तार कर लिया था। 390 ईस्वी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चीनी यात्री इत्सिंग ने डैश 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत शिक्षा ली थी। कहां पर रुका था चीनी यात्री इत्सिंग? तो जो चीनी यात्री इत्सिंग था ये रुका था आपका ताम्र लिंपी में। ऑप्शन नंबर 1 ताम्र लिंपी राइट आंसर है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद आपका कन्नौज पर प्राप्त करने के लिए इन सभी में लड़ाई हुई थी। पर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश में कन्नौज के लिए लड़ाई हुई थी। डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे और कांचीपुरम उनकी राजधानी बन गई थी। तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में आपके पल्लव बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे और पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। कौन पांड्य वंश की राजधानी इनमें से? तो इनमें से आपकी जो ऑप्शन दिया गया मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किसने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी पांड्यों ने मदुरै के आसपास क्षेत्र पर शासन किया था। विंध्याशक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। तो विंध्याशक्ति जो थे ये वाकटक वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए वाकटक वंश राइट आंसर है। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का सबसे पहला राजा था आपका गोपाल। ऑप्शन नंबर ए गोपाल राइट आंसर है। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो कंबन के द्वारा लिखा गया है आपका रामायण का संकलन किया तमिल में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृक्षकटिका पुस्तक संकलित की थी? तो मृक्षकटिका पुस्तक जो है ये संकलित की गई थी शूद्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी शूद्रक राइट आंसर है। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कल्हड़ के द्वारा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पुस्तक लिखी गई थी आपकी राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
संगम काल के महाकाव्य शिल्प्याधिकारम और मणिमेखले डैश भाषा में लिखे गए हैं। तो शिल्प्याधिकारम और मणिमेखले ये दोनों लिखे गए हैं आपके तमिल में। ऑप्शन नंबर डी तमिल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं आपके विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पांचवा वेद कहा जाता है महाभारत को। ऑप्शन नंबर डी महाभारत राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो रघुवंशम ये संकलित किया है आपका कालिदास जी ने। ऑप्शन नंबर सी कालिदास जी राइट आंसर है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक बहुत इजी क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो नाट्य शास्त्र को संकलित करने वाले यहां से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भरत मुनि जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं आपके पारणी, महर्षि पारणी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी इसको किसने लिखा है? तो हर्षचरित को लिखा है बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, डैश द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? तो सही आंसर है बाणभट्ट द्वारा रचित। ऑप्शन नंबर ए। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था जिसका नाम है अमरकोश। ये किस भाषा में था? आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ये तमिल में था या संस्कृत में? इनमें से कोई एक आंसर सही है, बताइए। अमरकोश तमिल भाषा का डिक्शनरी है या संस्कृत भाषा की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।